नमस्कार, महुआ मोती चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर मैं एक शिवानी जी की कहानी पढ़ने जा रही हूँ। सवाल ये है कि आज से 30, 40, 50 वर्ष पूर्व लिखी गई ये कहानियाँ कितनी प्रासंगिक हैं। देखा जाए तो जिन विषयों का शिवानी जी जिक्र करती हैं वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं, लेकिन उनके प्रति हमारा नज़रिया अवश्य बदल गया है। शायद जैसे उन्होंने अपनी हर कहानी का ताना बाना बुना है और जिस तरह से उनके पात्र क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, हो सकता है वैसे पात्र आज हमारे समाज में कम हो, लेकिन विषय अभी भी वही हैं। उनके प्रति क्रिया प्रतिक्रिया हमारी अवश्य बदली है, पर विषय अभी भी वही हैं। उनकी अधिकतर कहानियाँ एक ही लेख पर मुझे ऐसा लगता है कि लिखी गई हैं। अति आकर्षक नायिकाएं, बेहद खूबसूरत नायिकाएं होती हैं उनके पतियों के या उनके स्वयं के विवाहेतर संबंध होते हैं। कहीं न कहीं जाति प्रथा से जुड़े पूर्वाग्रह भी हम शिवानी जी की कहानियों में देखते हैं। उसके अलावा बड़ी बड़ी हवेलियों का जिक्र होता है, गीत संगीत, बहुत तरह से वो अपनी संस्कृति को अपनी कहानियों में अवश्य लाती रही हैं। मैं मानती हूँ कि उनका सबसे प्रभावशाली पहलू उनकी भाषा पर पकड़ है। अगर आप सुने और ध्यान दें तो शिवानी जी शब्दों को घुमा कर, तोड़ मरोड़ कर, निचोड़ कर उससे ऐसा ताना बाना बुनती हैं कि जैसे एक कुशल कारीगर अपने हाथ के हुनर से ही कुछ नया रच देता है। आउट ऑफ द वर्ल्ड उनके टॉपिक या उनके विषय वही हैं जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, पर उनके विवरण ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो आइए आज हम एक नई कहानी सुनते हैं, कस्तूरी मृग। नर कस्तूरी मृग की विशेषता ये होती है कि उसके शरीर में एक ऐसी ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होती है जो एक विशेष प्रकार की खुशबू जनरेट करती है, जिससे कि वो मादा कस्तूरी मृग को आकर्षित कर सके। ये उसको प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। ये खुशबू इतनी तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है और इतना खिंचाव होता है इस खुशबू में कि नर कस्तूरी मृग जीवन भर इस खुशबू को ढूंढते हुए इधर उधर भटकता रहता है। उसे ये नहीं पता होता कि ये खुशबू उसके अपने शरीर से आ रही है। देखा जाए तो जो शिवानी जी का मैसेज है अपनी इस कहानी के द्वारा वो यही है कि इंसानों में भी उसी तरह की एक कस्तूरी शिवानी जी ने अपनी इस कहानी में कस्तूरी मृग की इसी विशेषता को एक मेटाफर की तरह यूज किया है और वो ये कहना चाह रही हैं कि इंसानों में भी उसी तरह की एक कस्तूरी छिपी हुई है, जिसके तलाश में हम सब जीवन भर भटकते रहते हैं और ये नहीं समझ पाते कि वास्तविक खुशी और शांति हम सबके अपने अंदर ही है, पर उसको हम बाहर तलाशते रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी कस्तूरी मृग। और यदि आपको कहानी अच्छी लगे, आपकी कोई क्रिया प्रतिक्रिया है तो उसको मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कस्तूरी मृग। मैं दृढ़ निश्चय कर चुका था कि जिसने मेरे बचपन से लेकर यौवन तक मुझे तिल तिल कर मारा है, उससे सूद सहित ऋण उघाकर ही दम लूंगा। मेरे जिस अभिन्न मित्र ने मुझे उसका पता दिया था, उसी ने फर्रुखाबाद के एक ऐसे कुख्यात गिरोह का भी सूत्र थमा दिया था जो केवल 10,000 लेकर शत्रुकंटक को सदा के लिए जड़ से उखाड़ अदृश्य करने में सिद्धस्थ था। तुम्हें पूरी रकम भी एक साथ नहीं चुकानी होगी। 5,000 एडवांस और बकाया 5,000 काम पूरा होने पर। एकमात्र वही मित्र मेरी पूरी व्यथा कथा जानता था। बचपन से हम साथ साथ बड़े हुए, एक ही स्कूल में सहपाठी रहे। फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया और वो गांव से चुनाव जीतकर एक दिन एमएलए बन गया।
कोकीन और अफीम के व्यापार ने उसे वैभव के जिस तुंग शिखर पर पहुंचा दिया, वहां मैं अपनी इस ऊंची नौकरी के बावजूद आज तक नहीं पहुंच पाया। तुम्हें एक राय दूंगा नन्हे, उसने चलते चलते मुझे एक सीख दी थी। जो हो गया सो हो गया। ऐसी बीसियों कनकें एक दिन तुम्हारे कदम चूमेंगी। क्यों परेशान होते हो? ईश्वर ने तो तुम्हें सब कुछ दिया है। मारो लात इस नौकरी को और विदेश चले जाओ। वहां तुम्हारा अतीत डसने नहीं पहुंचेगा तुम्हें। कितना भला था दिनेश। मनुष्य का अतीत क्या कभी उसे छोड़ सकता है? मान लूं मेरा अतीत मुझे छोड़ भी दे तो मैं क्या उसे छोड़ पाऊंगा? नहीं, मैंने कहा था, मैं कहीं नहीं जाऊं, मैं कहीं चला जाऊं, बाप की नाक मेरा पीछा करती रहेगी। जीवन की पहली स्मृति मुझे मां के पीले चेहरे और सूजी निमग्न आंखों की ही है। कभी वो मुझे छाती से चिपटाए सिसक रही है और कभी आधी रात को खिड़की खोल अपने उस अलमस्त सहचर की व्यर्थ प्रतीक्षा में खड़ी न जाने क्या बुदबुदा रही है। मैं डर कर चादर मुंह तक खींच लेता था। कहीं अम्मा पागल तो नहीं हो रही हैं? पहले तो मेरे पिता घर पर रहते ही बहुत कम थे। कभी अपनी जमींदारी संभालने गांव चले जाते और कभी बनारस। अम्मा मुझे पढ़ाने तक हमारी गाजीपुर वाली कोठी में रहती थी। संगीत प्रेम ने ही हमारे खानदान को हमेशा डुबाया है। मेरे संगीत प्रेमी बाबा ने ये गाजीपुर वाली कोठी अपनी प्रसिद्ध संगीत महफिलों के लिए ही बनाई थी। दूर दूर तक ख्याति प्राप्त संगीतज्ञों का नवरात्र पर इस कोठी में दशहरा दरबार लगता था। जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ उसी वर्ष मेरे बाबा नहीं रहे। अम्मा बताती थी कि मृत्यु से पूर्व आखिरी बार बाबा ने ये दशहरा दरबार मनाया था। उसी बार पटना की प्रख्यात गायिका चंद्रावली अपनी किशोरी पौत्री राजेश्वरी को अम्मा की छाती पर मूंग दलने को छोड़ गईं। सैनिटोरियम से अस्वाभाविक सुर्खी आंखों में जीने की ललक लेकर ही बेचारी अम्मा लौटी थी। उन्हें सैनिटोरियम पहुंचाने भी घोष बाबू ही गए थे और लेने भी वही गए थे। मेरे पिता को पत्नी के लिए अवकाश ही कब होता था। स्टेशन पर लेने मैं अकेला ही आया हूं, ये देखकर एक पल को अम्मा का चेहरा मुरझा गया था। फिर लपक कर उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया था। मां की वो विस्मृत परिचित सुगंध मेरे मन प्राण पुलकित कर गई। अम्मा मुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगी। मुझे लगा दुस्साहसी मृत्यु को हम दोनों मां बेटों ने मिलकर दूर धकेल दिया है। घर पहुंचते ही अम्मा ने फिर अपनी अस्त व्यस्त गृहस्थी के ओर छोर संभाल लिए थे। स्कूल से लौटता तो देखता भारी भारी बक्से खोल अम्मा एक से एक कीमती रेशमी परिधान, जामेवार शॉल, दुशाले, बाबा के हैदराबादी अंगरखे, पिता के रेशमी कुर्ते धूप में सुखा रही हैं। मुझे नेप्थलीन की गोलियों की वो महक बहुत अच्छी लगती थी। मैं कभी उठा उठाकर अम्मा की साड़ियां सूंघता, कभी लपक कर बाबा का रेशमी अंगरखा पहन उनकी ढीली निर्जीव बाहों में अपने लगभग खो गए हाथों को हिला हिलाकर उस हवेली संगीत को दोहराने लगता, जिसे अपने सुरीले कंठ से परिवेशित कर मेरे पिता हमारे इसी आंगन की दीवारें कपा देते थे। मालव राग की वो बंदिश आज मैं भी कभी कभी अपनी इस जन शून्य कोठी में वैसे ही दोहरा उठता हूं। अंतर यही है कि इस कोठी की दीवारें मेरे पिता के रौबीले कंठ स्वर में कांपती थीं। आज स्वयं मैं कांपने लगा हूं। कभी इसी हवेली में संगीत की प्रस्तुति मेरे पिता के संगीत के जलसे की विशेषता थी। एक से एक परंपरा समृद्ध गायक हमारे गृह के राधा गोविंद मंदिर के प्रांगण में
इसी गीत के निवेदन से देखते ही देखते रहस्यमय गांभीर्य का चंदोवा टाक कर रख देते थे। जय जय लाल गोवर्धन धारी। आज वैसी प्राणवंत अकृत्रिम गायकी के परंपरा समृद्ध गायक कहां खो गए, कहां विलीन हो गए वो परिचिन्न कंठ। जनाब गुलाम मोहम्मद मेरे संगीत गुणग्राही पिता के परम मित्रों में थे। कश्मीर के अतीन्द्रिय वादियों के संगीत शैली के प्रमुख गायक जनाब गुलाम मोहम्मद साहब स्वयं संतूर बजाकर अपना सूफियाना कलाम पेश करते तो मंजिल में आई एक से एक ख्याति प्राप्त पेशेवर गायिकाओं की गर्वोन्नत अहंकारी ग्रीवाएं जैसे कटकर जमीन पर बिछ जाती। केवल हारमोनियम और करताली के माध्यम से प्रदर्शित छंदबद्ध गायकी में उस दिव्य कंठ के ईर्षणीय ऐश्वर्य की दपदपाहट का झाड़ फानूस महफिल के टिमटिमाते दियों को श्रीहीन कर एक ही फूंक में बुझा देता। जैसा ही दृप्त कंठ स्वर वैसा ही स्वतः सज्ञान गायकी। बाबा फरीद, बुल्ले शाह की रचनाओं को गाते गाते वो कभी स्वयं रोने लगते। इधर मेरे पिता की रूपसी गोपिकाएं रोते रोते बेदम हो जाती और उधर चिक के पीछे बैठी मेरी अम्मा। बाद में जब एक दिन अपने बचकाने प्रयास में बुल्ले शाह की वो बंदिश अविकल दोहरा अम्मा को चकित करने की चेष्टा की तो उसने घबरा कर मेरा हाथ थाम लिया। नन्हे, तू एकदम अपने बाप पर जा रहा है, ऐसा मत होने देना। वो रोने लगी थी। मैं तो सोच रहा था अम्मा मुझे प्रशंसा से विह्वल हो छाती से लगा लेंगी कि शाबाश बेटे, तेरे पिता ने उस्ताद से गंडा बंधवाया था, पर तू तो बिना गंडा बंधवाए ही उनसे आगे निकल गया। बहुत बाद में समझ में आया कि अम्मा उस दिन क्यों रोई थी। इसी संगीत प्रेम ने तो हमारे खानदान की लुटिया डुबोई थी। पहले बाबा को उंगली पकड़कर संगीत के अमृत धाम में पहुंचाया, जहां से लौटे तो रक्षिता साथ लग गई। यही मेरे पिता ने किया। अंतर इतना ही था कि वो मेरे बाबा से कुछ समझदार निकले। अपनी प्रिय रक्षिता को वो कभी साथ नहीं लाए। काशी में ही गंगा पार उसके लिए एक आलीशान कोठी बनवा दी। वही था उनका स्थायी निवास। हमारे लिए तो वो जीवन भर दुर्लभ पाहुने ही बने रहे। हमारे गृह का संपूर्ण संचालन घोष बाबू करते थे। उनकी आकस्मिक नियुक्ति भी उनकी संगीत प्रतिभा के बूते पर हुई थी। उनकी शिक्षा तो केवल हाई स्कूल तक ही थी, किंतु उनका संगीत ज्ञान था विशद। उनके पिता राखाल घोष वर्षों तक बड़ौदा महाराज के पेशेदार थे। उनके पुत्र हमारे मैनेजर पंचानन घोष ने दिन रात दरबारी गायकों को सुनते सुनते समझने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। आगरा घराने की गायकी, बोल विस्तार, तान प्रकार का व्याकरण कंठस्थ कर वो स्वयं अपनी सुरीली दानेदार तानमाला से श्रोताओं को स्तंभित करने लगे थे। मेरे पिता ने किसी कॉन्फ्रेंस में उनका गाना सुना और साथ ले आए। मेरी नींद बड़े भोर घोष बाबू के मंद्र सप्तक की रियाज से ही टूटती थी। जैसा ही गरम गला था वैसा ही नरम मिजाज, घोर कृष्णवर्णी अमावसी रंग गोल मटोल चेहरे पर, सब समय लगी अलमस्त दूधिया हंसी और बहुत बड़ी बड़ी लाल डोरीदार आंखें। बात करने का ढंग भी परिहासपूर्ण। घोष बाबू, आपके घर में कोई नहीं है? मैंने एक दिन पूछ दिया। अरे घर ही नहीं है बाबा तो कोई कहाँ से होगा? गिन्नी यानी उनकी पत्नी होता तो हमको फजीर में रियाज करने देता। वो कहाँ को केहा और भोर को फजीर कहते थे। उन्हें बहकाने में मुझे बड़ा मजा आता था। सच पूछिए तो अम्मा के जाने के बाद उस श्रीहीन स्नेह शून्य कोठी में घोष बाबू ही थे मेरे
एकमात्र आत्मीय सखा, सहचर, पथ प्रदर्शक, सब कुछ। अम्मा की मृत्यु के तीसरे ही महीने मैं बहुत बीमार पड़ गया। भयानक मलेरिया के विवश कंप में पीपल के पत्ते सा थर थर कांपता मैं एक दिन जाड़ा जाड़ा चिल्ला रहा था। उधर घोष बाबू मेरे ऊपर घर भर की रजाइयां, कंबल डालते डालते हांफने लगे थे, पर मेरा जाड़ा नहीं जा रहा था। सहसा अपनी मेरू पर्वत सी देह मुझ पर पड़ी रजाइयों के स्तूप पर डाल वो न जाने कब तक मुझे दबाए दुग्गा दुग्गा जपते रहे। जब तीव्र ज्वर के ताप से व्याकुल हो मैंने रजाइयों के स्तूप को लात मारकर गिराया तो भड़ाम से घोष बाबू धराशायी हो गए। मेरे फैलेली रे खोका, मार दिया रे खोका कहकर वो शायद मुझे हंसाने की चेष्टा में ही दोनों हाथों से अपनी अनंत कटी की परिधि थाम बंकिम मुद्रा में खड़े होकर कराहने लगे। मुझे हंसी आ गई और उनका चेहरा खिल गया। तू हेशचिस तो एक बार किस्सू हौबे ना, तूने हंस दिया, अब कुछ अनिष्ट नहीं होगा। फिर वो मेरे तप्त ललाट को सहलाते स्वयं बड़बड़ाने लगे। आहा रे छेले, आमा नासुके भूकचे और वो नौका विहारे छाबूड़ू बुखा छेन। आहा, लड़का ऐसे बुखार में पड़ा है और वो नौका विहार में डूबे हैं। स्वयं घोष बाबू ने ही मुझे बंगला सिखाई थी। काश न सिखाई होती। और सिरहाने बैठे घोष बाबू की स्वगतोक्ति मैं समझ न पाता। मेरे पिता को मेरी बीमारी की खबर दे दी गई थी, किंतु उन्होंने कहलवाया था कि वो किसी जरूरी काम में फंसे हैं, आना असंभव है, रुपया भेज रहे हैं, चिकित्सा में कोई त्रुटि न हो। कैसा जरूरी काम है आमी सब जानी। मेरे ललाट पर ठंडी पट्टी रखते घोष बाबू फिर अपनी स्वगतोक्ति में चालू हो जाते। जब तक बाजे का था ओई मेनका के लिए काजे व्यस्त विश्वामित्र। सब झूठी बातें हैं। मेनका के साथ विश्वामित्र व्यस्त हैं। पूरे 20 दिन बाद मेरा ज्वर उतरा। घोष बाबू दिन रात मुझे छाया से घेरे रहते। अम्मा की मृत्यु एक प्रकार से आत्महत्या ही तो थी। स्वस्थ होकर लौटी बेचारी अम्मा का सुखद प्रत्यावर्तन क्षण स्थायी ही रहा। थोड़े दिनों तक वो परम उत्साह से अपनी अस्त व्यस्त गृहस्थी संभालने में जुटी रहीं। फिर जब उनके घर लौटने के 2 महीने बाद भी पिताजी उन्हें देखने नहीं आए तो उनका उत्फुल्ल चेहरा फिर मुरझाने लगा। अंडा, फल, दूध सब छोड़ दिया, दवाएं उठाकर फेंक दी। उन्हें पता लग गया था कि पिताजी अपनी नवीन सहचरी को लेकर कश्मीर घूमने गए हैं। अम्मा ने सब रहे सहे हथियार भी डाल दिए। मुझे कभी कभी उन पर बेहद गुस्सा आता था। क्यों अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ती अम्मा? क्यों उस उल्टा का झोंटा पकड़कर बाहर निकाल पिताजी का हाथ पकड़ यहां नहीं खींच लाती? आखिर ऐसा क्या था उसमें जो मेरी सुंदरी अम्मा में नहीं था? था तो बहुत कुछ। मैंने पहली बार अपनी उस विमाता को अपने ही 14वीं वर्षगांठ के संगीतानुष्ठान में देखा था। रानी महारानियों की सी गरिमा, जैसा रूप वैसा ही पहनावा, वैसा ही सुकंठ। मुझे आज जितनी ही बार संध्या स्मरण हो आती है उतनी ही बार 8 दिन पूर्व देखे गए उसी भव्य सौंदर्य की विभत्स खंडहर की क्षणिक झलक सहमा उठती है। कभी कभी जी में आता है चीख चीख कर कहूं, अम्मा देख रही हो ना तुम, देख रही हो? मन करता है ताली बजा बजा कर धरा पर लोटूं, ठहाका लगा दूं, पर नहीं। मेरे प्रतिशोध की ज्वाला अचानक क्यों इतनी तीव्रता से विलीन हो गई है? एक भारी
बालूचेरी साड़ी पहनकर वो दप दप करती सफेद चांदनी के बीचों बीच बैठी थी। गोलाकार घेरे में बैठे साजिंदे बेले जूही का गजरा हाथ में लपेटे आमने सामने विराजमान थे मेरे पिता राय बहादुर इकबाल नारायण बली, जिनके वैभव का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। जब कभी ऐसे ही फिल्मी मुजरों का दृश्य देखता हूं तो उनकी फूहड़ बनावटी सज्जा देखकर हंसी आती है। क्या तब मुजरा ऐसा होता था? इन फिल्मी नकली झाड़ फानूसों की ही भांति इन सिंथेटिक वार वनिताओं के चेहरे भी मुझे निस्तेज लगते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि तब की खड़ी ठुमरी के पेशेवर गायिका के खड़े होने की, भाव बतलाने की भंगिमा में भी किसी गृहिणी की सी ही विनम्र नमनीयता रहती थी। न पहनावे में कोई अश्लील संकेत, न हाव भाव में। साड़ी का आंचल राजेश्वरी बाई ने बड़े कौशल से अपनी सुराहीदार ग्रीवा में लपेट लिया था। सहसा पंखे की हवा से आंचल स्वयं ग्रीवा मुक्त होकर उसकी विजय पताका सा फहरा उठा और मैंने अम्मा की पन्ना मोती जड़ी कंठी पहचान ली। मैंने कनखियों से चिक के पीछे बैठी अम्मा का विवर्ण चेहरा भी देख लिया था। पिछले साल ही तो अम्मा की ये कंठी बड़े रहस्यमय ढंग से उनके सेफ से गायब हो गई थी। पूरी कोठी में तहलका मच गया था। मेरे पिता के क्रुद्ध गर्जन तर्जन से घर के नौकर ही नहीं, घोष बाबू भी कांपने लगे थे। मैं एक एक को देख लूंगा, अभी पुलिस को फोन करता हूं। तुम नमक हरामों की चमड़ी उधेड़ कर रख दी जाएगी, तभी कबूलोगे हरामजादों। किंतु गरजते बादल पिन भर से ही सिमट गए। न पुलिस को ही फोन किया गया, न चमड़ी ही उधेड़ी गई। सब समझ गए कि कंठी वहीं पहुंच गई है जहां अम्मा के आभूषण एक एक कर पहुंच चुके हैं। मेरे जी में आ रहा था उठकर बाहर चला जाऊं, किंतु उस विलक्षण गायकी की लौह बेड़ियों ने मुझे कसकर बांध दिया था। वो दिव्य कंठ मुझे अम्मा के मान अपमान से बहुत दूर खींचे लिए जा रहा था। जोग राग उसके अपरुष सौंदर्य में सहसा मूर्त हो गया। मैं सब कुछ भूल गया। मेरे रग में मेरे खानदान का रक्त तेजी से दौड़ने लगा। मेरी आंखें स्वयं मूंद गईं। राग के विस्तार अंश में वो शांत संयमित स्वर किसी निर्दिष्ट घराने के बंधन में नहीं बंधा था। लगता था सौंदर्य सृष्टि ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। 14 वर्ष की वयस में ही किसी गुणी जौहरी के बेटे की भांति मैंने रत्नों को परखना सीख लिया था। जब रात्रि व्यापी वो अनुष्ठान समाप्त हुआ तो वो भजन गा रही थी। तू दयालु दीन हूँ, दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। नहीं, ये तो मेरी अम्मा की सौत नहीं थी। ये वो नहीं थी जिसने मेरे पिता को मुझसे बचपन में असमय ही छीन लिया था। निष्पाप निष्कलंक चेहरा, गोदी में गिर गया आंचल, बंद आंखें, उस विलासपूर्ण कक्ष से उड़ती वो जैसे किसी पवित्र देवालय के प्रांगण में बैठी आंचल फैलाए क्षमा की भीख मांग रही थी। अपने समस्त कलुष कलमश का कैसा निष्कपट निवेदन था वो। समग्र पृथ्वी की समग्र दीनता उस सुरमे भरी आंखों में सिमट गई थी।
कौन कह सकता था कि वो एक घृण्य पेशेवर कुल्टा वेश्या है। मैं एक बार उसे और एक बार अम्मा को देख रहा था। मेरा मन प्रबल आवेग से भर गया। अम्मा की आंखों में बहती विवश अश्रुधार को चिक्की चिलमन से भी स्पष्ट देख पा रहा था। करुणा एवं ममता से विगलित अम्मा किसी देवालय में प्रतिष्ठित साक्षात अष्टभुजी की मूर्ति लग रही थी, और वो पतिता लग रही थी, भक्ति रस में आपाद मस्तक डूबी जा रही भक्तिन, मुग्धा, आविष्ट, एकाग्र। आज जब मैं उस स्मृति की तुरपन ना चाहने पर भी उधेड़ता चला जा रहा हूं, तो मुझे लगता है अतीत को भूलना असंभव है। मेरे इस कमरे से लेकर धूमिल आकाश तक एक घना जमा हुआ घुप अंधेरा है। मैं जानबूझकर ही बत्ती नहीं जलाना चाहता। पिछवाड़े पीपल के घने पेड़ की छतरी के कोटरों में बैठा उल्लू चीख रहा है। अम्मा प्रायः ही बड़बड़ाती रहती थी, हे घोष बाबू, बेकसूर तीतर बटेरों को तो तुम्हारे मालिक बंदूक का निशाना बनाते रहते हैं। इस मनहूस उल्लू को क्यों नहीं खत्म करते? दिन रात मौत को न्योतता रहता है अभागा। बेचारी अम्मा, वो शायद नहीं जानती थी कि वो उल्लू मर भी गया तो दूसरा उल्लू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अभिषिक्त खानदान की मौत को न्योतता रहेगा। सड़क से गुजर रहे ट्रक की तेज रोशनी मेरे पिता के चित्र पर पड़ गई। दूसरी स्मृति अर्गला को खटकाकर खोल देती है। वो चित्र एक ऐसे चितेरे ने बनाया था जो केवल राजा महाराजाओं के ही पोर्ट्रेट बनाया करता था। कभी उसने बड़ौदा महाराज का पोर्ट्रेट बनाया था और तभी से घोष बाबू उसे जानते थे। जब पिता का चित्र बनवाने उसे बुलाया गया तो उसने लिखा, वो केवल राजा महाराजाओं के रियासती बयाने ही स्वीकारता है। तुम्हारे मालिक क्या बयाना दे पाएंगे? घोष बाबू ने तत्काल तार दिया था, मेरे मालिक हैं चक्रवर्ती सम्राट, फौरन चले आओ, मुंह मांगा बयाना मिलेगा। काशी में ही मेरे पिता ने वो सिटिंग दी थी। गंगा का चौड़ा पाट, घाट पर बंधे दूल्हे से सजे बजरे के मयूर कंठी साए में खड़े मेरे पिताश्री मुस्कुरा रहे थे। हवा के वेग से तरंगित पाल को अद्भुत सूक्ष्मता से चित्रित किया है चितेरे ने। चेहरे पर है उद्वेग और प्रत्याशा की रेखाएं। बजरे पर शामियाना लगा है। जो गलीचा बिछा है उसकी सूक्ष्माति सूक्ष्म रेखाओं को ही चित्रकार ने जीवंत बनाकर रख दिया है। रेशमी अंगरखे के 2 सुनहरे फीते शायद जानबूझकर ही खोल दिए गए हैं, जिससे गौर लोमश वक्षस्थल पर पड़ी यज्ञोपवीत की डोर भी स्पष्ट उभर आए। पिताजी की रहस्यमयी मुस्कान उनके पान दोखते से रक्तिम विलासी अधरों पर खेल रही है। दीर्घायित ग्रीवा, अनुन्नत चिबुक, गर्वोन्नत मस्तक और वो खड़क के धार सी नासिका जिस पर उन्हें सर्वाधिक गर्व था और जो चिता में भस्मीभूत होने पर भी मेरा निरंतर पीछा करती मेरे जीवन में विष खोल रही है। आज जिस पलंग पर लेटा मैं अपनी खिड़की से तारों की आंख में चौनी स्पष्ट देख रहा हूं, वो खपरखट पलंग कभी सहारनपुर से बनकर आया था। ऊंचे सिरहाने के नक्काशीदार बुनावट अभी ज्यों की त्यों धरी है। केवल कई वर्षों से निवाड़ के बिने जाने से वही पर्वत अब हैमक सा नीचे झूल गया है। पिटकुइयां लेट मैं उसी के सिरहाने लगे बिल्लौरी नन्हे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता हूं तो सहम कर फिर सीधा लेट जाता हूं। इतना बदल गया है मेरा चेहरा। वही चेहरा जिसे कभी हाथों में भरकर कनक ने कहा था, नन्हे मामा तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है जानते हो? दादी के ठाकुर द्वारे में लगा राम पंचायत के राम जैसा।
दूर दूर के रिश्ते से भी मैं उसका मामा नहीं लगता था, फिर भी वो मुझे मामा कहकर ही पुकारती थी। तू तो बुआ की ननंद की लड़की है, फिर मैं तेरा मामा किस रिश्ते से हूं री? वाह, हो कैसे नहीं, तुम अम्मा को जिज्जी कहते हो ना, फिर अम्मा ने भी कहा था कि तुम्हें मामा कहकर पुकारूं। पर मैं तो नहीं चाहता मुझे तू मामा कहकर पुकारे। तब क्या कहकर पुकारूं जी तुम्हें? हाथ में अमिया की दूसरी हथेली पर धरी नमक मिर्च की बुकनी से चाटती अपनी रस लोलुप जिह्वा निकालकर उसने बड़ी धृष्टता से मुस्कुराकर मुझसे पूछा था। 16 वर्ष की उस सलोनी किशोरी के उस अर्थपूर्ण प्रश्न ने मेरे संयम का दुर्ग भरभरा कर गिरा दिया। बताऊं? कहकर मैंने उसे लपक कर बाहों में भींच लिया। मैं अपना नवीन रिश्ता स्पष्ट करता, इससे पूर्व ही वो पहाड़ी झरने की सी त्वरित गति से मेरा बाहुबंधन छुड़ा आलोप हो गई। उस क्षणिक मोहक स्पर्श के असह्य उत्ताप से मेरा सर्वांग दहक उठा। फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया। जब लौटा तो बंधन विहीन मुक्त विहंगम था। न अम्मा, न पिताजी, न घोष बाबू। पिता की छोड़ी गई अगाध संपत्ति और वो निर्जन कोठी जिसकी बीच बीच में देखभाल फूफा जी ही करते थे, बुआ बहुत पहले ही जा चुकी थी। पर मैंने सोच लिया था कि अपना भविष्य मैं स्वयं ही बनाऊंगा। एक पल को बाहों में समेटे अपने सुखद भविष्य की भूमिका तो मैं उस दिन संजो चुका था। जहां छुट्टियां होती मैं फूफा जी से मिलने के बहाने उनके गांव चला जाता और कहीं न कहीं कनक को ढूंढ लेता। मुझे दृढ़ विश्वास था कि कनक के माता पिता को कभी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। पुत्री के इस अप्रत्याशित सौभाग्य पर उन्हें गर्व ही होगा। मेरे पिता जीवित होते तो वो इस रिश्ते के प्रस्ताव से ही भड़क उठते, किंतु अब तो मैं स्वयं ही अपना भाग्य विधाता था। मेरा खानदान, सुदर्शन व्यक्तित्व, मेरी शिक्षा, किस पर आपत्ति हो सकती थी उन्हें? किंतु मैं स्थिर कर चुका था कि मैं इस रत्न को अपने पिता की संपत्ति के चुंबक से नहीं खींचूंगा। मेरा कंपटीशन परीक्षा का फल निकलते ही अपने अफसरी रथ के सप्ताक्ष को हाँकता ही स्वयंवर कक्ष में पहुंचूंगा। आज वो सप्ताक्ष हिनहिनाते मेरे द्वार पर खड़े हैं। अफसरी रथ भी तैयार है, किंतु जब तक ये रथ जुटा मेरे जीवन सेतु के नीचे बहुत पानी बह चुका था। काश आज घोष बाबू होते, पर वो तो एक ही दिन की बीमारी में मुझे असहाय छोड़ गए। अभी भी कभी कभी लगता है आधी रात को चकित चमगादड़ों की फड़फड़ाहट को चीरते अपने बलिष्ठ खड़ाओं के शब्द से पूरे कमरे को मुखरित करते मेरे सिरहाने खड़े होकर वो पूछ रहे हैं, की रे खोका, की होलो आबार? क्या रे खोका, क्या हो गया अब? आकाश के तारे एक के बाद एक नित्य बुझते चले जाते हैं, किंतु मेरी स्मृति का वो उज्ज्वलतम तारा शुक्र तारे सा भोर होने तक चमकता सदा रहेगा, ये मैं जानता हूं। अम्मा की मृत्यु के बाद मेरे पिता वर्षों तक ग्रहहारा बने रहे। एक बार घोष बाबू ही उन्हें ढूंढने चले गए थे, वहीं जहां उनका स्थायी निवास था। हराम जादी अम्मा के द्वार थे के फिरी दिलो बल्लो, अब यहां कहां आता है तुम्हारा मालिक? हरामजादी ने मुझे द्वार से ही लौटा दिया, पर मैं जानता हूं तुम्हारे पिता वहीं छिपे बैठे हैं। आपको कैसे पता? मैंने पूछा। अरे आमी तारे देहगंध पेलाम। मैंने उसकी देहगंध पा ली थी। देहगंध? हाँ रे खोका, तुम्हारे पिता को भी अपनी देहगंध का आभास है, पर पहचानते नहीं। अगरु चंदन मिली सुगंध। एक दिन मैंने कहा, मालिक आपको दूर से सूंघ लेता हूं मैं, शिकारी कुत्ते की तरह,
पर आप उसी देहगंध को ढूंढते बाहर भटकते फिरते हैं। शायद आप ही जैसों के लिए लिख गए हैं रविंद्रनाथ। पागल हैया बने बने फिरी, आपन गंधे मम कस्तूरी सम। अपनी देह गंध को ढूंढते मैं पागलों की तरह वन जंगल में कस्तूरी मृग सा भटकता रहता हूं। मैं कनक से फिर एक लंबे अरसे तक नहीं मिल पाया। कहीं ऐसा तो नहीं उसका विवाह हो गया हो। कैसा मूर्ख था मैं। अपने प्रस्ताव को मन ही मन तो सेंधता रहा। जल्दी से जल्दी घर लौटकर फूफा जी से कहना होगा। मेरी पहली नियुक्ति जैसलमेर में हुई थी। उस बीहड़ इलाके में मेरा जी घबराने लगा था। शायद कनक के प्रति मेरी वही छटपटाहट मुझे घर खींच लाई। घर तो बंद पड़ा था। चौकीदार रामधनी ही के पास मैं अपने बूढ़े अंधे कुत्ते ब्राउनी को भी रख आया था। प्रत्येक माह उसकी खुराकी के लिए अलग पैसे भेजता था। मेरा उत्फुल्ल हृदय अपने संभावित प्रस्ताव को मन ही मन दोहराता बल्लियों उछल रहा था। मुझे क्या पता था कि भाग्य मुझे ऐसी पटकनी देगा। मैं क्या जानता था कि मेरे जीवन के निरभ्र उज्ज्वल आकाश में वर्षों से विलुप्त मेरे पिता सहसा लौट आएंगे। दशहरे की छुट्टियां थी। शायद अपनी कोठी के विस्मृत दशहरा दरबार की स्मृति ही मुझे उधर खींच ले गई थी। 1 वर्ष से वहां ताला पड़ा था। मैंने सोचा अनाथ कोठी की भी सफाई हो जाएगी और फिर मैं सुस्ताकर सीधे चल दूंगा फूफा के गांव। मैं बड़ी रात को ही घर पहुंचा तो देखा मेरे कमरे की खिड़की से धीमा प्रकाश आ रहा था। ये तो बिजली की रोशनी नहीं थी। घर की चाबी तो मेरे पास थी। बंद कोठी किसने खोली? तब क्या रामधनी ने ही मेरी दीर्घ अनुपस्थिति का लाभ उठाया और मेरे कमरे पर कब्जा कर लिया था? चरमराकर जंग लगी ड्योढ़ी खुल गई। 1 ही वर्ष में कैसी बियाबान बन गई थी कोठी। चारों ओर उगाई जंगली घास को भी नहीं उखाड़ पाया था रामधनी। अचानक न जाने कहां से चमगादड़ों का एक झुंड का झुंड मेरे सिर के ऊपर सर्र से निकल गया। मैं चौंक कर ठिठक गया। द्वार भी तो खुला था। रामधनी मेरी व्यर्थ गुहार दीवारों से टकराकर मुझी तक लौट आई। कौन? भीतर चले आओ। अवध हो का? अवध तो मेरे फूफा जी का नाम था। रामधनी तो उन्हें इस अंतरंगता से नहीं पुकार सकता। अधखुला दरवाजा मेरे कर स्पर्श से ही खुल गया। अस्पष्ट क्षीण प्रकाश की रेखा दीवार पर पड़ी। दीवार पर लगे पिता के बहुमूल्य चित्रों की धूल मैं स्वयं अपने हाथों से पोंछता था। वो ही धूल से भरे मकड़ी के जालों से सने नीचे लटक आए थे। किसी में फ्रेम नहीं, किसी का शीशा टूटा नीचे पड़ा। लगता था महीनों से किसी झाड़ू ने उस धरती का स्पर्श नहीं किया। कौन है भाई? भीतर चले आओ। कौन था ये? मेरे ही घर में मुझे भीतर चले आने की अनुमति देने वाला? मैं कोई चोर उठाई गिर भी तो हो सकता था। मैं आगे बढ़ा। मेरे कमरे की श्रृंगार मेज पर कालिक से काली मिट्टी के तेल की कुप्पी जल रही थी। मेरे पलंग पर कोई चादर ताने पड़ा था। उस कृपण प्रकाश रेखा में मेरा चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, किंतु सोने वाले ने मुझे देखते ही चादर मुंह तक खींच ली। एक पल को मैं किंकर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा था। फिर मेरी चेतना त्वरित गति से लौट आई। मेरी अनुपस्थिति में ताला तोड़कर कौन था वो मेरी पलंग पर लेटने वाला दुस्साहसी दस्यु? आवेश में मेरा कंठ स्वर तीव्र हो गया। कौन हो तुम? मैंने गरज कर कहा। बिना मुझसे पूछे मेरे कमरे में कैसे घुस आए हो? जानते हो मैं इस कोठी का मालिक हूं। नहीं नन्हे, कोठी का मालिक तो अभी मैं ही हूं। मुंह की चादर हट गई और मैं असहाय खड़ा देखता रहा। जीवन में पहली बार मैंने वो चूक की जो आज तक कभी नहीं की थी। आगे बढ़कर अपने जनक के पैर छूना मैं भूल गया।
पर क्या मैं सचमुच भूल गया था? मुझे साहस नहीं हुआ। प्रवंचना की अंतिम नियति पराजय ही होती है। ये गहन सत्य उसी दिन समझ में आया। ओफ, आज भी उस निभृत कमरे में मलिन जीर्ण चादर से सहसा निकलकर उस विभत्स चेहरे की स्मृति मुझे कपा देती है। दोनों आंखों की पलकें झड़ गई थी। जिन विलासी जुल्फ पट्टियों को दर्पण के सम्मुख खड़े होकर पिता घंटों विदेशी बिल क्रीम की चिकनाई से बिठाते थे, वो सब नियति ने एक ही मूठ में न जाने कब उखाड़ लिए थे। खलवाट पर 3-4 बाल कुछ से कांप रहे थे और नाक कैसे बताऊं, केवल 2 कोटर जैसे गहन तिमिरा छन्न गुहाद्वार हों। दोनों होठों पर थे बड़े बड़े छाले। दंतहीन पोपले मुंह के एकदम भीतर धंस गए कपोल और मांसहीन दुबली बाहें। एक विचित्र दुर्गंध सहसा मुझे पीछे धकेल गई। क्या कहीं कोई मरी छिपकली गंधा रही है? फिर उसी क्षण मैंने दुर्गंध का सूत्र स्वयं पकड़ लिया। अचानक घोष बाबू का अदृश्य छाया प्रेत ही मेरे कानों में फुसफुसाने लगा। पागल हैया बने बने फिरी, आपन गंधे मम, कस्तूरी मृग सम।